गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आज का हमारा पहला टॉपिक है GSAT-20। जी हाँ, यहाँ पर GSAT-20 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसरो ने एक पहली बार साझेदारी की है किस कंपनी के साथ, तो वो है स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स कंपनी जो है वो एलन मस्क की कंपनी है। क्लियर है? तो पहला तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसरो ने पहली बार साझेदारी की है स्पेस एक्स कंपनी के साथ, और ये जो कंपनी है ये एलन मस्क की कंपनी है। और एलन मस्क कौन है? तो एलन मस्क एक बिजनेसमैन है और टेस्ला के CEO भी है। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है और समझते हैं इस साझेदारी के पीछे का मकसद क्या है। यहाँ पर जो कंपनी स्पेस एक्स है इसकी अपनी एक लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है फाल्कन 9। मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ, फाल्कन 9। फाल्कन 9 के जरिए ही भारत अपने सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-20 को लॉन्च करेगा। इसी जैसे कहते हैं कि इसी गाड़ी में रखकर वो अपने सैटेलाइट को भेजेगा। तो फाल्कन 9 किसकी लॉन्च व्हीकल है? स्पेस एक्स की। और इसी के जरिए भारत अपनी सैटेलाइट, भारत अपना उपग्रह GSAT-20 जिसका नया नाम GSAT-N2 कर दिया गया है उसको लॉन्च करेगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब समझिएगा, ये जो उपग्रह जो लॉन्च किया जा रहा है इसके पीछे का सबसे मेन उद्देश्य, मेन मोटो क्या है? तो मोटो ये है कि जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना। मेनली इसका उद्देश्य यही है। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये फाल्कन 9 के साथ क्यों इसको ये साझेदारी यहाँ पर ये या इसके साथ क्यों ये भेजा जा रहा है। तो समझिए, जो हमारी जो सैटेलाइट है यानी कि GSAT-20 उसका जो वजन है वो है 4700 kg। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4700 kg। लेकिन इसरो के पास जो अपनी लॉन्च व्हीकल है GSLV, इसकी जो पेलोड क्षमता है वो है 4000 kg की। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4000 kg। तो ये अभी जो उपग्रह लॉन्च किया जा रहा है वो 700 kg ज़्यादा है, इसलिए इसके साथ इसको लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ये साझेदारी स्पेस एक्स के साथ की। क्यों? क्योंकि स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 है इसकी पेलोड क्षमता है 8300 kg। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया 8300 kg इसकी क्षमता है, और ये जो सैटेलाइट है इसका वजन है 4700 kg। तो इसके साथ इजीली ये यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक ये साझेदारी तो पहली बार की गई है, लेकिन अभी तक इसरो जो भी भारी उपग्रह भेजता था उसके लिए ये किसके साथ काम करता था? तो ये फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस के साथ ये सेवाएं ले रहा था। ठीक है, अब एक प्राउड की बात ये है कि अब हमें आगे किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, इसीलिए इसरो अपना नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल लॉन्च कर रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और जिसकी पेलोड क्षमता जो होगी वो होगी 10,000 kg। आप देख सकते हैं फाल्कन 9 की भी उतनी क्षमता नहीं है। फाल्कन 9 की क्षमता कितनी है? 8300 kg की। ठीक है, और ये जो अपना एक नया लॉन्च व्हीकल विकसित होने जा रहा है वो है 10,000 kg की पेलोड की क्षमता। तो हमें भविष्य में शायद और किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि GSAT-20 यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसरो ने पहली बार साझेदारी की है किस कंपनी के साथ? तो कंपनी स्पेस एक्स। आपको कुछ नाम आपको याद करने होंगे स्पेस एक्स के साथ, और स्पेस एक्स का रॉकेट व्हीकल का नाम क्या है? फाल्कन 9। फाल्कन 9। और इस फाल्कन 9 की पेलोड क्षमता कितनी है? तो वो आपको याद रखना है 8300 kg। थोड़े फैक्ट्स हैं लेकिन आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसरो के बारे में समझ रहे थे, तो इसरो के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए कि इसरो जो है उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी, यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको बस बता दे रही हूँ। 15 अगस्त 1959 को। ठीक है, आप 1969, 15 अगस्त 1969 आप इसको मेंशन कर लेना। ठीक है, और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है श्री S सोमनाथ। ठीक है, तो ये दो फैक्ट जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है श्री S सोमनाथ। ठीक है, चलिए आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रमंडल सम्मेलन। ठीक है,
अब समझिए कि ये राष्ट्रमंडल सम्मेलन है क्या। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, फिर हम लोग इसके फैक्ट को समझेंगे कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन जो किया जा रहा है ये बेसिकली जो संसद में बैठे हुए अध्यक्ष है और जो उसमें बैठे हुए पीठासीन अधिकारी हैं, ये उनके लिए किया जा रहा है कि उनकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वहाँ पर पक्ष के लोग भी बैठते हैं और विपक्ष के लोग भी बैठते हैं, और अगर उसी जगह पर निष्पक्षता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव बॉडी पर भी क्वेश्चन मार्क उठ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनकी निष्पक्षता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और इसी के कारण ये राष्ट्रमंडल सम्मेलन करवाया गया। इसका उद्देश्य मुख्यतः यही है। आपको आगे पॉइंट्स मिलेंगे, इसका उद्देश्य भी हमने मेंशन किया है यहाँ पर। तो पहले आप समझिए कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन ये कहाँ पर हो रहा है। तो ये हो रहा है युगांडा के कंपाला में। क्लियर है? ये कितनावा राष्ट्रमंडल सम्मेलन है? तो ये है 27वां, 27th। ये आपको याद रखना, फैक्ट है आपका। 27 सम्मेलन कहाँ? युगांडा के कंपाला में। क्लियर है? इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और जोड़ देती हूँ ताकि लिंक्ड होके आप याद रखेंगे। ये 27वां है तो 28वां पूछेगा कि कहाँ होगा, तो 28वां होगा 2026 में भारत में। क्लियर है? कब होगा? 2026 में। और कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। क्लियर है? चलिए आगे के कुछ पॉइंट को समझते हैं कि यहाँ पे भारत के तरफ से जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति है श्री हरिवंश नारायण जी, उन्हीं के नेतृत्व में भारत इस सम्मेलन में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है? तो आपको ये नाम याद रखना है, किन के नेतृत्व में? तो राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण जी के नेतृत्व में भारत भाग ले रहा है। ये सम्मेलन कब से कब है? तो ये 4 से 6 जनवरी तक किया जाएगा। ठीक है, 4 से 6 जनवरी। और इस आयोजन में भाग लेने वाले देश कौन है? तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाग लेने वाले 52 देश है। लेकिन कौन 52? तो 52 कॉमनवेल्थ देश भाग ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग नहीं भूलिएगा कि 52 कॉमनवेल्थ देश यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और चूंकि मैंने आपको पहले ही उद्देश्य बता दिया, फिर भी आप यहाँ पर ये पॉइंट देख लीजिए कि इसका उद्देश्य संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की ओर से निष्पक्षता को बनाए रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सांसद टाइप हो गया तो आप उसको क्लियर सही कर लेंगे। संसद के अध्यक्ष, जो संसद में बैठे अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी है, उनकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, चूंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 16वां वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग नाम आप लोग परिचित ही होंगे इस नाम से। चलिए पहले मैं आपको बता दूं, वित्त आयोग जो है उसका मेनली काम क्या होता है। तो इसका मुख्यतः मेन काम है कि ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताता है कि कहाँ पर कितना फंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, केंद्र जो फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पर? केंद्र और राज्य के बीच में, तो वहाँ पर कितना फंड किसको जाना चाहिए वो इस पे यहाँ पर काम करता है, इसकी सलाह देता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये मुख्यतः मेन काम है वित्त आयोग का। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पर भारत सरकार ने की 16वें वित्त आयोग की स्थापना। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, सॉरी हाँ मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप ये कर देती हूँ। 16वां वित्त आयोग का स्थापना किया, तो इट मीन्स कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसको आपको याद रखना है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे अरविंद पनगड़िया जी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। आपने नीति आयोग भी पढ़ा होगा तो उसके बारे में भी आपको पता होगा। तो एक चीज़ मैं फिर से बताऊंगी आपको। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि कुछ नया नाम देखते हैं तो उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपने देखा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, मान लीजिए आप नहीं मालूम है आपको, आप क्या करेंगे इनके बारे में सर्च करेंगे तो उससे आपको 2-4 और भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम स्पून फीडर नहीं बनते हैं, तो हमें चीज़ें खोजने की आदत लग जाएगी। ठीक है, चलिए, और तो आपको याद रखना है अध्यक्ष जो है वो है अरविंद पनगड़िया। और 1 अप्रैल 2026 से कार्य शुरू होगा इनका, किनका? अरविंद पनगड़िया जी का। ठीक है, एज अ यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और ये 16वां वित्त आयोग का स्थापना हुआ है। तो आपको ये भी यहाँ पर जानना है कि 15वां जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन? यहाँ पर 2026 से शुरू होगा, तो आप ये कहेंगे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। क्लियर है? NK सिंह। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि अरविंद पनगड़िया ने किसके जगह पर मतलब उनको किनके जगह पर नया अध्यक्ष बनाया गया, तो आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग। चलिए कुछ चीज़ और जान लीजिए। यहाँ पर वित्त आयोग जो है ये आर्टिकल मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये आर्टिकल 200
80 के तहत आता है। वित्त आयोग, तो आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी का भी पार्ट है, तो आर्टिकल 280 में आता है। और वित्त आयोग जो है वो कैसा बॉडी है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ऐसा सवाल बनता है और पूछा भी गया है बहुत बार, तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। ये नाम से आप लोग परिचित होंगे, अगर नहीं भी है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ब्रेल दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है। ब्रेल जो शब्द है यहाँ पर, ये ब्रेल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं या फिर जिनकी जो आई साइट जो बहुत खराब हो चुकी, जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए ये ब्रेल वर्ड लाया गया कि वो अक्षरों, अब वो देख तो पा नहीं रहे हैं, तो वो अक्षरों को छू करके उनके लिए एक अलग पैटर्न में वो बनाया जाता है, और अक्षरों को छू करके वो चीज़ों को पढ़ते और लिखते हैं, इसीलिए ब्रेल दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। अब इसके आगे समझते क्या है। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो हर वर्ष 4 जनवरी को इसे मनाया जाता है, ठीक है। इसके जो आप जनक कह सकते हैं कि ये किसने इसकी शुरुआत की थी, तो इसके जो आविष्कारक थे वे थे लुई ब्रेल। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हाईलाइट कर देती हूँ। लुई ब्रेल इस लिपि के आविष्कारक थे। ब्रेल जो है वो क्या है, एक लिपि है, और इसके आविष्कारक कौन थे, लुई ब्रेल के मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि लुई ब्रेल की उनके बचपन में ही उनकी दृष्टि चली गई थी एक घटना में, और उसके बाद उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही इस लिपि को इस लिपि के आविष्कारक बन गए, और उन्होंने ये ब्रेल लिपि को आविष्कार किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। इस लिपि को नेत्रहीन लोग स्पर्श के जरिए पढ़ते और लिखते हैं, ठीक है। और इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, तो इसे पहली बार मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको ईयर याद है कि 2019 में पहली बार मनाया गया था, तो आप काउंट करके ये देख सकते हैं कि ये इस बार जो मनाया जा रहा है वो कितनावा ब्रेल दिवस है, तो याद रखिएगा ये 6th है। मैं एक चीज़ फिर से बता दूं, कई बार गलती करते हैं हम कि 2019 से मनाया जा रहा, तो हम 19 को काउंट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं 20, 21, 22, 23 एंड 24, तो हम 5 कर देंगे। ये नहीं करिएगा, हमेशा जब भी काउंट होगा तो 2019 से ही होगा। तो ये 6th ब्रेल दिवस मनाया जा रहा, ठीक है। इस ब्रेल दिवस का थीम क्या है, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ थीम आप देख सकते हैं, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। क्लियर है, तो थीम ये फैक्ट है, आपको याद रखना। ब्रेल दिवस आपको क्लियर होगा कि ये जो नेत्रहीन व्यक्ति है, जो जिनकी रोशनी में बाधा आ गई है, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को, हर वर्ष 4 जनवरी को, इसको आप याद रखेंगे। किनके आप कह सकते हैं ये किनके जयंती पर मनाया जाता है, तो लुई ब्रेल के जयंती पर इसको मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तर पूर्वी महोत्सव, ठीक है। देखिए उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, कहीं ना कहीं कभी कभी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो इग्नोर भी हुआ है, इसलिए इनको थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले तो ये जान लीजिए एक फैक्ट कि इसे कब 13 से 17 जनवरी, इसका जो डेट अभी 2024 में जो होगा वो 13 से 17 जनवरी को होगा, ठीक है। यहाँ पर हाँ 13 से 17 जनवरी 2024। और ये महोत्सव कहाँ होगा, तो ये महोत्सव दिल्ली में आयोजित की जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ ही है कि जो पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण से पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करना है, कि वो भी तो हमारा क्षेत्र है, हमारा ही एरिया है, तो इसलिए वहाँ से रिलेटेड जो भी संस्कृतियाँ हैं, जो कला है, जो शिल्प है, उसको और अच्छे से उजागर करने के लिए इस महोत्सव को किया जा रहा है, ताकि वो भी एक बूस्टअप आप कह सकते हैं कि वो भी बूस्टअप रहे और उनकी चीज़ें भी या उनकी कल्चर को भी हम लोग समझे, ये क्योंकि ये भी हमारा भारत का ही पार्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये बस कुछ फैक्ट आपको बस याद रखने कि 13 से 17 जनवरी 2024 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए तो आज का हमारा क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।